हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथोफिलिक एजुकेशन। और आज हम इनर प्रोडक्ट स्पेस को कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने लगभग ऑर्थोगोनल सेट तक पढ़ लिया था और अब हम ऑर्थोनॉर्मल सेट स्टार्ट करते हैं। सो क्या होता है ये देखते हैं। ए सेट ऑफ वेक्टर्स हैज़, ये अपन पास गिवन वेक्टर्स का सेट है, इज सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल इफ एस इज ऑर्थोगोनल सेट एंड फॉर ईच अल्फा आई बिलोंग्स टू एस, नॉर्म ऑफ अल्फा आई इक्वल्स टू 1। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि ऑर्थोनॉर्मल सेट कब बोलते हैं हम, जब कोई सेट अपने पास गिवन है एस, ठीक है, और वो एस क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, मतलब सारे अल्फा आई इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा आई अल्फा जे शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे फॉर एवरी आई कोमा जे। सो एंड साथ में फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गया ऑर्थोगोनल की, और सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। मतलब हर एक सेट का जो नॉर्म लेते हैं अपन वो 1 आना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसका अपन। देखो स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं अपन। सो एग्जांपल मैं वेक्टर स्पेस लेता हूँ R3 और जो मेरे पास जो इनर प्रोडक्ट गिवन है वो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है एंड मैं बेसिस लेता हूँ S, जो R3 का स्टैंडर्ड बेसिस होता है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, अब इसमें देखो हर एक का देखो, इसका इसका इनर प्रोडक्ट इसका इसके साथ और इसका इसके साथ सबका इनर प्रोडक्ट 0 है। ठीक है, एंड अगर अपन नॉर्म ले ईच एलिमेंट का, ईच वेक्टर का, तो इसका भी नॉर्म 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है। सो ये क्या बनाएगा हमारे पास, ऑर्थो नॉर्मल सेट बनाएगा। ठीक है, और कुछ एक पॉइंट नोट कर लेते हैं अपन। ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब अगर अपन पास कोई ऑर्थोगोनल सेट गिवन है, ठीक है, एंड वो नो उसमें सारे एलिमेंट नॉन जीरो है, ठीक है, तो वो अलग ही होता है। कैसे, मैं ले लेता हूँ अपना U1 U2 U3 so on U1, मैंने n एलिमेंट ले लिए, ठीक है, जो कि ये सारे क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, और ये सेट है इसका ऑर्थोगोनल सेट है। ठीक है, तो मेरे को अलग ही प्रूव करना है, तो मैं कोई भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 पुट करता हूँ। सो मैंने C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस C3 U3 सोन Cn U1 ले लिया U1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक UI लेता हूँ, लेट एनी UI है जो S से बिलोंग कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे की UI के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब मल्टीप्लाई मीन्स इनर प्रोडक्ट लेता हूँ मैं सबके साथ UI का इसके साथ। तो क्या आएगा, C1 इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ U1 UI प्लस C2 ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 UI प्लस सो ऑन। यहाँ का बीच में CI, मतलब बीच में कोई CI UI होगा, तो प्लस CI इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ UI प्लस सो ऑन Cn इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ U1 UI इक्वल्स टू, फिर क्या होगा, इधर भी 0 के साथ इनपुट लेंगे तो क्या आएगा, वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन बोल रहे हैं कि ये जो सेट ले रखा है अपन, जो एस ले रखा है वो है ऑर्थोगोनल सेट है। तो अगर ये ऑर्थोगोनल सेट है सो ये इनर प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है, ये भी 0 होगा, ये सब 0 होंगे, ये भी 0 होगा, बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ CI इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ UI इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा, ये 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इनर प्रोडक्ट ऑफ UI 0 हो गया, कब होता है 0, जब UI 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 हो नहीं सकता, दिस विल इम्प्लाई CI इक्वल्स टू 0। अभी फॉर एवरी आई CI 0 होगा, मीन्स दैट कि 0 for every I where I is less than
ग्रेटर देन 1 लेस देन n। तो सारे ये सी आई जीरोज आ गए। सारे सी आई जीरो मतलब क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो सारे सी आई जीरो ही है। दैट मीन्स दैट सेट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्थोनॉर्मल सेट इज एलाई। ऑर्थोनॉर्मल सेट भी एलाई होता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है कि इसमें नॉन जीरो अपने लिखा नहीं है, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल सेट में नॉन जीरो एलिमेंट होता ही नहीं है। बिकॉज अगर जीरो एलिमेंट बिलोंग कर गया ऑर्थोनॉर्मल सेट के अंदर तो जीरो का नॉर्म क्या होता है, जीरो ही होता है, वो तो 1 होता नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है ऑर्थोनॉर्मल सेट के अंदर जीरो होता नहीं, तो अपन जीरो कंसिडर करते नहीं। बाकी इसका पूरा भी ऊपर वाला सेम ही है, आप सेम ट्राई कर सकते हो। अब क्या करते हैं, अपन थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम क्या है, लेट u1 u2 so on u1 be an orthogonal basis of an inner product space V and U be an arbitrary vector, then फिर जो देखो अपन के पास क्या गिवन है, बेसिस गिवन है, जो कि क्या है, ऑर्थोगोनल बेसिस है। ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस V का, एंड अपन कोई एक जो उस V से अपने कोई वेक्टर U अपन लेते हैं, तो अपन उस U को ऐसे लिख सकते हैं, U इक्वल्स टू समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद UI इंटू UI अपॉन नॉर्म ऑफ UI स्क्वायर। ये थ्योरम है, इसका अपन प्रूफ देखते हैं। ज़्यादा कहीं काम नहीं आती है, बट फिर भी अपन को पता होना चाहिए कि हाँ ये क्या चीज़ है एक्चुअली में। देखो V तो वेक्टर स्पेस तो है ही, ठीक है, तो अगर कोई भी, और ये जो बेसिस गिवन है अपन के पास, ठीक है, तो अपन U को अपन, अगर U कोई भी V का एलिमेंट है तो अपन U को इस टाइप से लिख सकते हैं, C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस, हमें पता है कि अगर अपन पास बेसिस गिवन हो तो अपन वेक्टर स्पेस के कोई भी एलिमेंट को अपन उस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, सो इसको अपन ऐसे ले सकते हैं, समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n CI इंटू UI। ठीक है, अब मैं वही जो अपने प्रूफ किया था ना, वही सेम अप्रोच लगाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, UI एक लेता हूँ आर्बिट्री एलिमेंट यहीं से बेसिस से ही, और उसकी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस पूरे इक्वेशन के साथ। तो क्या आएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद UI इक्वल्स टू C1 इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ U1 विद UI प्लस C2 इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 विद UI प्लस Cn इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ U1 विद UI। ठीक है, ये आ गया। अब सेम वही जो सेट दे रखा अपन को बेसिस सेट, वो क्या है, ऑर्थोगोनल सेट है, तो ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, और यही कहीं अपन के पास बीच में बचेगा एक CI इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ UI विद UI। ठीक है, वो नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता ना, क्योंकि अगर ज़ीरो हो गया, अगर ये भी ज़ीरो हो गया, इसका मतलब क्या, UI ज़ीरो हो गया। अगर UI ज़ीरो हो गया तो वो ज़ीरो एलिमेंट होता ही नहीं ना बेसिस के अंदर, तो ये ज़ीरो होंगे, बाकी सब ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जो सेट अपन पास इवन है वो ऑर्थोगोनल है। सो दिस इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद UI इक्वल्स टू CI इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ UI।
अब देखो यू आई इनर प्रोडक्ट ऑफ यू आई क्या होता है, नॉर्म ऑफ यू आई स्क्वायर, तो सी आई क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद यू आई अपॉन नॉर्म ऑफ यू आई स्क्वायर। ठीक है, सो अब अपन लिख सकते हैं वैसे सेम टू सेम, जस्ट लाइक अब यही सी आई है, इसको कहाँ रख दो, यहाँ रख देते हैं अपन, तो हो गया अपन का रिजल्ट निकल गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। इसके अंदर ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर अपन पास कोई भी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है तो उसका हमेशा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिलेगा। अगर हमारे पास कोई भी एवरी फाइनाइट डायमेंशनल यूनिट प्रोडक्ट स्पेस हैज़ एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ये इसका स्टेटमेंट है। इसका मतलब कि अगर अपने पास कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल यूनिट प्रोडक्ट स्पेस है और उसका अपन के पास एक बेसिस गिवन है, तो अपन उसका क्या कर सकते हैं, उसका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, ये इसका पूरा एक प्रोसेस है, वो देखते हैं अपन। लेट u1 u2 u3, अपन नॉर्मली वो एग्ज़ाम के अंदर तीन या फिर 2 का ही पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा एग्ज़ाम के अंदर कभी भी। बी ए गिवन बेसिस, ये बेसिस अपन के पास गिवन है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले अपन W1 निकालते हैं। ठीक है, W1 को क्या लेते हैं अपन, U1 लेते हैं, U1 ले लिया अपन ने। W1 को मैंने ले लिया U1। अब नेक्स्ट में क्या करता हूँ, नेक्स्ट में V1 निकालता हूँ। V1 कैसे, W1 अपॉन नॉर्म ऑफ W1, ये आ गया V1 मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करता हूँ, W2 निकालता हूँ। W2 कैसे निकालूंगा मैं, U2 माइनस U2 इधर प्रोडक्ट ऑफ U2 विद V1 इंटू V1। ठीक है, फिर क्या करूँगा मैं, अब जब क्वेश्चन लेंगे ना इसके ऊपर तो अपन को अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी चाहे आए ना आए, बस देख लो क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं इसका। सो V2 क्या होगा, V2 अपन निकालते हैं फिर W की हेल्प से, W2 अपॉन नॉर्म ऑफ W2। ठीक है, फिर अपन निकालते हैं W3। W3 कैसे निकालते हैं, U3 माइनस, अब क्या करेंगे, U3 का पहले तो यूनिट प्रोडक्ट लेंगे अपन V2 के साथ, फिर V2 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस U3 का यूनिट प्रोडक्ट लेंगे अपन V1 के साथ, फिर V1 की मल्टीप्लाई करेंगे। W2 आ गया, W3 आ गया सॉरी, W3 से फिर क्या निकालेंगे अपन, V3 निकालेंगे। सेम V3 क्या आएगा, W3 अपॉन नॉर्म ऑफ W3। अब जो अपन पास ये V1 V2 V3 बनेगा ना, आप चेक कर सकते हो ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर होंगे। ऑब्वियसली बात है कि ये V1, ये तो इनका नॉर्म तो 1 ही होगा, क्योंकि हम जब भी किसी को नॉर्म से डिवाइड करते हैं तो उसका नॉर्म 1 होता है हमेशा। सो जो ये V1 V2 बनाएगा, ये जो सेट होगा वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बन जाएगा अपने पास। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। मेरे पास एक सेट गिवन है, मतलब बेसिस है ये, 1 1 0, फिर 1 0 1 एंड 0 1 1। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट दिस बेसिस इनटू ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। अभी अपन पास ये तो है कि RQ का ये बेसिस है, अपन को पता है। अपन को क्या करना है, इस बेसिस को अपन को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट दिस बेसिस इनटू ऑर्थोनॉर्मल
बेसिस। अब देखो वही सेम वही प्रोसीजर करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं अपन, W1 निकालते हैं। W1 क्या होता है, जो U1 पहला वेक्टर है U1, ये हो गया अपना U1, ये हो गया U2, ये हो गया U3। तो W1 कैसे लेते हैं अपन, W1 हो गया U1, U1 क्या है 1 1 एंड 0, ठीक है। सो फिर E1 कैसे निकालते हैं अपन, E1 कैसे निकालते हैं, E1 निकालते हैं अपन W1 अपॉन नॉर्म ऑफ W1। सो W1 क्या है 1 1 0 अपॉन, इसका नाम क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 1/√2। फिर निकालते हैं अपन W2 निकालते हैं। W2 क्या आएगा अपने पास, U2 लेते हैं पहले तो, U2 माइनस फिर U2 इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 विद V1 जो अपने पहले निकाला है, फिर मल्टीप्लाई विद V1, ठीक है। निकालते हैं अपन को क्या आता है ये, जैसे कुछ U2 क्या है अपन के पास 1 0 1 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 विद V1, इसका अपन इसके साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आएगा 1 + 0 स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। 1 + 0 + 0 अपॉन √2। सो ये आएगा -1 अपॉन √2, ठीक है। देख लें साइड में लिखा देते हैं U2 विद V1 इक्वल्स टू क्या आएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 1 0 1 विद V1 क्या है 1 1 0। U2 का है अपने पास 1 0 1 विद 1 1 0 अपॉन √2। तो पहले क्या कहो 1 0 0 1/√2 आ गया ये, ठीक है, क्लियर। इंटू V1, V1 क्या है 1 1 0 अपॉन √2, फिर से एक और √2। ये क्या आ गया, ये आ गया अपने पास 1 0 1 माइनस ऑफ 1/2 1/2 0। ये क्या आ गया 1 माइनस हाफ फिर -½ फिर 1। अब थोड़ा सा थोड़ा सा कैलकुलेशन में अजीब सा लग रहा है तो अपन इसको क्या करते हैं 2 से पूरी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 -1 और 2। सो ये अपन पास आ गया W2, ठीक है। W2 से अपन फिर V2 कैसे निकालते हैं, V2 अपन के पास आता है फिर W2 अपॉन नॉर्म ऑफ W2। W2 क्या है 1 -1 2 अपॉन नॉर्म ऑफ W2 क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 + 4 मीन स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये अपन के पास आ गया V2। सिमिलरली अपन U3 निकाल लेंगे, W3 निकाल लेंगे। W3 क्या आएगा U3 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U3 विद V2 इंटू V2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U3 विद V1 इंटू V1। ये आ गया। अब वही सेम वही सेम चीज़ें रखो, फिर कैलकुलेशन नहीं, इसमें कुछ बचा है नहीं कुछ। फिर W3 आएगा, W3 से फिर V3 आ जाएगा। V3 कैसे आएगा W3 अपॉन नॉर्म ऑफ W3। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, इजी है। सो फिर जो V1 V2 जो V3 अपने पास बनेगा वो R³ का एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन ऑर्थोगोनल सबस्पेस देखते हैं। ऑर्थोगोनल सबस्पेस क्या होता है, लेट V be an inner product space to subspace W1 W2 of V are said to be orthogonal to each other if inner product of W1 and W2 equals to 0 for every W1 belongs to W1 and W2 belongs to W2। इस तरह अपने पास क्या है W1 और W2 के 2 सबस्पेस है, उनको अपन क्या करेंगे, उनको अपन ऑर्थोगोनल सबस्पेस बोलेंगे। अगर मैं कोई भी W1 से एक वेक्टर लूँ और कोई W2 से वेक्टर लूँ, अगर उन दोनों का W2 का उन दोनों का इनर प्रोडक्ट स्पेस, अगर उन दोनों का इनर प्रोडक्ट लूँ अगर वो 0 आएगा तो अपन क्या बोलेंगे, उस W1 W2 को ऑर्थोगोनल सबस्पेस बोलेंगे। ध्यान रखना ये सारे W1 W2 के लिए है, मतलब मैं कोई भी W1 का एलिमेंट ले लूँ और कोई भी W2 का ले लूँ,
अगर उन दोनों का अगर मैं इनर प्रोडक्ट लूँ तो वो 0 आना चाहिए ऑर्थोगोनल सबस्पेस बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑर्थोगोनल, नहीं पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ। इसका एग्जांपल क्या लेता हूँ मैं वेक्टर लेता हूँ r² प्लेन ही हो गया ये तो। ठीक है, W1 ले रहा हूँ मैं x, 0 टाइप के एलिमेंट ले रहा हूँ मैं, वेर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड W2 ले रहा हूँ मैं 0, y, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब अगर अपन देखें, ठीक है, तो इन दोनों में अगर मैं इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाऊं और इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाऊं, अगर इन दोनों का मैं इनर प्रोडक्ट लूँ तो दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या रहा है, 0 तो आ रहा है, x इंटू 0 प्लस y इंटू 0 आएगा। सो W1 W2 क्या होंगे, ये हमेशा ऑर्थोगोनल स्पेस बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या है, मेरे पास कोई भी एक सबस्पेस गिवन होता है, ठीक है, फिर मैं उसका क्या निकालता हूँ, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं किसे डिनोट करते हैं अपन, W परपेंडिकुलर से, इसको W परपेंडिकुलर से डिनोट करते हैं। कोई इसको W पर बोलता है, W परपेंडिकुलर बोलता है, जो मर्जी है वो बोले, अपन को सिर्फ कंसेप्ट से मतलब है। ठीक है, अपन के पास इनर प्रोडक्ट स्पेस V गिवन है ही। ठीक है, तो W परपेंडिकुलर क्या होता है, वो सारे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट जिनका W के सभी एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो गए। ठीक है, मीन्स कि अगर कोई x बिलोंग्स टू W परपेंडिकुलर होगा, कब होगा ये x बिलोंग टू W परपेंडिकुलर, जब इनर प्रोडक्ट ऑफ x W इक्वल्स टू 0 होगा फॉर एवरी W बिलोंग्स टू कैपिटल W। ठीक है, ये डिफरेंस लिख रखी है मैंने कि जो W परपेंडिकुलर होगा उसमें वो सारे V से एलिमेंट होंगे जिनका W के हर एक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, कुछ एक पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि W परपेंडिकुलर इज ऑर्थोगोनल टू W, मतलब W परपेंडिकुलर है वो ऑर्थोगोनल है W के। ये डेफिनेशन तो यही तो है। ये क्या है, देखो, अगर मैं एक W का कोई भी एलिमेंट लूँ, ठीक है, उसका W परपेंडिकुलर के एलिमेंट के साथ क्या आ रहा है, इनर प्रोडक्ट 0 ही तो आ रहा है। ये तो डेफिनेशन है। ये पॉइंट ध्यान रखना अच्छा है। इस पॉइंट से अपन क्वेश्चंस करेंगे थोड़े बहुत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज W परपेंडिकुलर इज ए सब स्पेस। ये बोला W परपेंडिकुलर हमेशा सबस्पेस बनाएगा। अब इसको डायरेक्ट CSR ने पूछा गया 1-2 बार कि हाँ ये दे रखा है, ये बोल रहा है कि सबस्पेस है या नहीं है, ये पूछा है उसने। तो सबस्पेस है ही, ऑब्वियसली 0 बिलोंग्स टू कर ही रहा है W परपेंडिकुलर, 0 वेक्टर है, कर रहा है ऑब्वियसली, बिकॉज अगर मैं 0 का W से किसी भी एलिमेंट के साथ में अगर इनर प्रोडक्ट लूँ तो हमेशा 0 ही आएगा फॉर एवरी W बिलोंग्स टू W। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी U, भी 2 एलिमेंट ले रहा हूँ तो W परपेंडिकुलर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, AU प्लस BV। ठीक है, इनका मैं इनर प्रोडक्ट लेता हूँ W से, ये क्या होगा, ब्रेक कर लो इसको, A ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ UW प्लस B ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ VW। ये भी 0 होगा बिकॉज U किससे बिलोंग कर रहा है, W परपेंडिकुलर से बिलोंग कर रहा है। ये भी 0 होगा बिकॉज V भी W परपेंडिकुलर से बिलोंग कर रहा है। सो दिस विल बी 0 फॉर एवरी W। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स दैट AU प्लस BV ऑलवेज बिलोंग्स टू W परपेंडिकुलर। इसका मतलब हो गया कि W परपेंडिकुलर हमेशा हमारे पास क्या बनेगा, सब स्पेस बनाएगा। ओके, नेक्स्ट लेते हैं अपन। नेक्स्ट अब बताओ 0 परपेंडिकुलर क्या होगा, ये 0 वेक्टर है। ठीक है, तो 0 परपेंडिकुलर क्या होगा, डेफिनेशन लगाते हैं अपन, हमेशा डेफिनेशन याद रखते हैं। क्या होगा, वो सारे x बिलोंग्स टू
वेक्टर स्पेस से होंगे सच दैट जिनका कि x के साथ अगर अपन इनर प्रोडक्ट लें 0 का, वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये क्या है, v ही तो आएगा, क्योंकि मैं अगर x का v का कोई भी वेक्टर लूँ मैं, तो उसका हमेशा 0 से इनर प्रोडक्ट हमेशा 0 ही बनाएगा। तो 0 परपेंडिकुलर ऑलवेज इक्वल्स टू वेक्टर स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज v परपेंडिकुलर। भाई डेफिनेशन लगाओ, x बिलोंग्स टू v सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद वेक्टर स्पेस के कोई भी एलिमेंट, मतलब v के हर एक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए फॉर एवरी v बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस w। ठीक है, v के ईच एलिमेंट का क्या होगा, इनर प्रोडक्ट 0 आएगा। अभी x भी तो सी v में ही तो है, इसका मतलब क्या होगा, x भी 0 होना चाहिए। और ये 0 कब होता है, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू 0। तो v परपेंडिकुलर क्या आएगा, ओनली 0। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट अपन पास w इंटरसेक्शन w परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 0। ठीक है, कैसे, मैं मान लो कोई भी अल्फ़ा ले रहा हूँ जो बिलोंग कर रहा है w इंटरसेक्शन w परपेंडिकुलर से। अब ये अल्फ़ा बिलोंग करेगा कहाँ से, w से बिलोंग करेगा, अल्फ़ा बिलोंग करेगा w परपेंडिकुलर से भी। अगर ये अल्फ़ा w परपेंडिकुलर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा विद एवरी w इक्वल्स टू 0। अब ये w मीन्स क्या है, फॉर एवरी स्मॉल w बिलोंग्स टू कैपिटल W। अब स्मॉल w अल्फ़ा भी तो हो सकता है, बिकॉज अल्फ़ा w में बिलोंग कर रहा है। सो इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 ये भी होगा। और ये कब होगा, वही सेम बात इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, इनर प्रोडक्ट ऑफ x इक्वल्स टू 0 होता है इफ़ एंड ओनली इफ जब x इक्वल्स टू 0 होता है। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 होता है इफ एंड ओनली इफ अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अगर मैंने अल्फ़ा किसी इन दोनों के इंटरसेक्शन से लिया है, इसका मतलब क्या होगा कि वो अल्फ़ा 0 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूँ। v है, मैं कोई एक मिनट, मैं कोई u वेक्टर ले रहा हूँ, इट्स लाइक -1 2 3। ये मेरे पास कोई वेक्टर है जो बिलोंग कर रहा है r³ से। फाइंड बेसिस ऑफ u परपेंडिकुलर। इस u परपेंडिकुलर का मेरे को क्या फाइंड करना है, बेसिस निकालना है। ठीक है, करते हैं वही, अपन डेफिनेशन याद रखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बस डेफिनेशन क्या होगी u परपेंडिकुलर की, ये r³ से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू r³, x बिलोंग्स टू r³। उस x टाइप के एलिमेंट होंगे r³ से सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद दैट u इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी u। u एक ही तो एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं x को लेता हूँ, कुछ ABC टाइप लेता हूँ मैं। x r³ से तो x किस टाइप का होगा, a, b, c टाइप का होगा। x बिलोंग्स टू r³ सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ x a b c विद दिस -1 2 and 3 इक्वल्स टू 0। ये है u परपेंडिकुलर की डेफिनेशन चल रही है अपन की अभी तक। सो u परपेंडिकुलर क्या होगा, a b c बिलोंग्स टू r³ सच दैट, इसका एन पढ़ लो, ये क्या -1 है ना, सॉरी -1 -a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो u परपेंडिकुलर इक्वल्स टू a b c
बिलोंग्स टू आर क्यूब एंड माइनस आएगा ना, हाँ इसके साथ इनपुट क्या आएगा, माइनस ए प्लस 2b प्लस 3c। सो ए क्या आ जाएगा अपने पास, 2b प्लस 3c आएगा यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को बेसिस एलिमेंट निकालना है यू परपेंडिकुलर का, ठीक है। सो मैं ए को यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। सो यू परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 2b प्लस 3c and b and c such that this b comma c belongs to r। ओके, अब जो ये है, ये इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, ये देखो यही तो है, b ऑफ ट्राइस ऑफ 1 0 प्लस c ऑफ 3 0 1। चेक करते हैं अपन, 2b प्लस 3c b 0b प्लस c, सही है। तो ये इन दोनों एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो इसका बेसिस एलिमेंट क्या हो जाएंगे, तो जो इसका जो बेसिस आएगा हो जाएगा अपन के पास ऐसा, अगर इसका बेसिस हो तो वो होगा 2 1 0 एंड 3 0 1 and this u perpendicular is spanned by these two set। ओके, तो इसके ऊपर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, अपन एक दो क्वेश्चन लेते हैं। CSR के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उससे पहले एक थ्योरम लिखते हैं कुछ। एक नोट है डालो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ W इज ए सबस्पेस ऑफ एन फाइनाइट डायमेंशन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इफ W इज ए सबस्पेस ऑफ finite dimensional inner product space V, ठीक है, देन जो V होगा अपना वो होगा डायरेक्ट सम ऑफ W एंड इट्स परपेंडिकुलर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W परपेंडिकुलर। इसका हम क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करेंगे। इसके ऊपर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन CSR ने पूछ रखे हैं, बहुत पहले पूछे हैं, लेटेस्ट नहीं पूछे हैं। क्वेश्चन देखते हैं अपन। मेरे पास W गिवन है, स्पैन ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों सेट से स्पैन हो रहा है सेट, सबस्पेस है ये R क्यूब का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज बेसिस ऑफ इट्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। मतलब अपन को क्या करना है कि इनमें से कौन सा इसका ना W का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का बेसिस हो सकता है, अपन को ये पता करना है, ठीक है। और W स्पान हो रहा है इन दोनों से। अपन ने भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि जो डायमेंशन ऑफ W होती है, डायमेंशन ऑफ V होती है, वो क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W परपेंडिकुलर, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ जो W है वो देखो आप, ये 2 से जनरेट हो रहा है, वो दोनों अलाई हैं, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ W क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड डायमेंशन ऑफ V क्या है, 3 है, क्योंकि R क्यूब ले रहे हैं अपन, ठीक है। सो 3 इक्वल्स टू डायमेंशन of W is 2 प्लस डायमेंशन ऑफ W परपेंडिकुलर। तो दिस विल इम्प्लाई डायमेंशन ऑफ W परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1। मतलब अपन के पास डायमेंशन ऑफ W परपेंडिकुलर आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो अगर ये बेसिस एलिमेंट हुआ तो इसमें 2 वेक्टर दे रखे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना,
क्योंकि अपने पास सिर्फ वेक्टर एक ही होना चाहिए। ठीक है, अब बचे ये दो। अब अपन ने क्या पढ़ा था कि जो W एंड W परपेंडिकुलर होता है वो आपस में क्या होता है, ऑर्थोगोनल होते हैं। मतलब अगर मैं कोई भी W से वेक्टर उठाऊं और W परपेंडिकुलर से वेक्टर उठाऊं, अगर उन दोनों का अगर मैं IP लूँ, इनर प्रोडक्ट लूँ, तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो सेम बात उनके बेसिस एलिमेंट में ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इस वेक्टर का इन दोनों के साथ इनर प्रोडक्ट निकालूँ तो वो क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका लेता हूँ इनर प्रोडक्ट इसके साथ। सो -1 + 0 + 1, -1 + 1 0। इसका लेता हूँ मैं -1 0 -1। क्या आ रहा है इसका, देखो इसका अगर मैं इनर प्रोडक्ट लूँ सेकंड वाले के साथ तो क्या आएगा, 1 मिनट, इसका आ रहा है, इसका इसके साथ करता हूँ मैं, तो क्या आएगा, -1 0 1 विद 1 0 -1। ये क्या आएगा, -1 + 0 -1। ये क्या आ रहा है, -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये इसका बेसिस एलिमेंट बना था ये, तो इसका इनर प्रोडक्ट उन दोनों के साथ 0 होता। ये नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, ये भाग गया, ये इसका बेसिस एलिमेंट नहीं हो सकता। अब बचे कौन से, A और B बचे दोनों। ठीक है, अगर अपन इन दोनों का अगर अपन लेते हैं, अगर अपन इन दोनों A और B को लेते हैं, दोनों A क्या है 0 7 0 है एंड B 0 1 0 है। ठीक है, तो इसका इनर प्रोडक्ट, इसका नंबर भी 1 है, दोनों 1 1 ही है। ठीक है, तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर अपन इसका इनर प्रोडक्ट इसके साथ 0 + 0 + 0, तीनों 0, इसका भी 0 सेम 0, वो सेम यही है। तो अब दोनों में से एक तो पक्का ट्रू होगा। लेट्स सपोज ये ट्रू है। ठीक है, तो अगर ये ट्रू है तो A भी ऑब्वियसली ट्रू होगा ना, बिकॉज A क्या है, A जो B है वो उसका क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो ही तो है। अगर अपन ने पढ़ा है कि अगर V अगर किसी बेसिस एलिमेंट में है और अगर अपन V को हटा के उसकी जगह अल्फ़ा V लिखें जहाँ पे अल्फ़ा नॉन जीरो है, तो वो अल्फ़ा V भी क्या होता है, बेसिस एलिमेंट में ही तो होगा। मतलब V को अगर अपन अल्फ़ा V से रिप्लेस करें तो भी वो बेसिस एलिमेंट ही बनाएगा। ठीक है, तो फिर ये भी ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ट्रू हुआ और B भी ट्रू हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। अगर आप पूरा ऐसे वैसे ही अगर कॉम्बिनेशन बनाए करते तो काफ़ी लेंथी पड़ता, इससे आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट एक दो और क्वेश्चन चेक करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये बोल रहा है लेट A बी ए रियल अनक्रॉस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल्स टू A इनटू A ट्रांसपोज होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। ये बोल रहा है कि कौन सा हमेशा ट्रू ही होगा। इनर प्रोडक्ट ऑफ AX AY इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ XY फॉर एवरी XY बिलोंग्स टू R टू द पावर n। सेकंड बोल रहा है ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ A आर आइदर +1 और -1। थर्ड बोल रहा है द रोज ऑफ A फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ R टू द पावर n। एंड लास्ट ऑप्शन इज A इज डायगोनलाइजेबल ओवर R। आप पहले तो इसको जूम करके पॉज करके खुद ही ट्राई करें। देखो मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास ये गिवन है कि जो A है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो कंडीशन उसने दे ही रखी है क्वेश्चन के अंदर, पता भी है हमें। तो अपन फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं, AX इनर प्रोडक्ट ऑफ AX AY। देखो AX क्या होता है, AX अगर अनक्रॉस्ड मैट्रिक्स है सो AX वेक्टर होगा एक, AY भी वेक्टर होगा एक, तो दोनों वेक्टर ही हैं ये। अगर दोनों जब वेक्टर हैं ये, तो इनका स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ये। जब मैं ये लेता हूँ ना इनर प्रोडक्ट ऑफ AB, मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर के अंदर, B ट्रांसपोज ऑफ A। तो B ट्रांसपोज क्या है, AY ट्रांसपोज इंटू AX। अब ये AB हो गया, AB ट्रांसपोज क्या होता है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, मतलब Y ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इंटू A इंटू X। अब A अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज इंटू A क्या होगा, I होगा। ये क्या बन गया, Y ट्रांसपोज इंटू X
और ये क्या होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो अपना फर्स्ट हो गया ट्रू। सेकंड बोल रहा है ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर आइदर +1 और -1। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू ए इंटू ए ट्रांसपोज दे रखा है। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, उल्टी से उसने रियल मेंशन कर रखा है। सो रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, अपन ने पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा होगा। रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। सो अगर ए रियल है, इफ ए इज रियल देन वी कैन रिप्लेस दिस ट्रांसपोज विथ थीटा। सो ए इंटू ए थीटा इक्वल्स टू आई। सो थीटा क्या होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ेगा। सो इसका मतलब क्या, ए क्या आ जाएगा अपने पास, यूनिटरी मैट्रिक्स आ जाएगा। और यूनिटरी मैट्रिक्स का क्या होता है, आइगन वैल्यूज यूनिट आता है, मतलब यूनिट मॉडुलस आती है, मतलब प्लस माइनस आयोटा भी हो सकती है। ठीक है, तो फिर तो बी ट्रू नहीं होगा। ठीक है, अपन एग्जाम्पल भी ले सकते हैं ऐसा, इसका काउंटर से भी ले सकते हैं डायरेक्ट, सीधा डायरेक्ट। देखो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो अगर मैं ये मैट्रिक्स लूँ 0 1 -1 0, सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्या आएंगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 आएंगे। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 से क्या होता है, आइगन वैल्यूज प्लस माइनस आयोटा हो गए। सो बी वैसे भी बाहर चला गया, अपना नहीं होगा। ऑर्थोगोनल भी है, देख लो, 0 0 स्क्वायर करके ऐड करो, 1 ही आ रहा है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द रोज ऑफ ए फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आयरन। यस, आपने पढ़ा होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर कंडीशन क्या सेटिस्फाई करते हैं अपन, कि सारे रो का इसमें से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आता है ऐड करने पे, और अपन ईच रो का अपन टर्म का अगर स्क्वायर करके ऐड करें तो वो 1 आना चाहिए, वो वैसे 0 आना चाहिए। तो वही तो कंडीशन होती है ऑर्थोनॉर्मल। क्या होता है कि इनर प्रोडक्ट 0 हो और उसका नॉर्म क्या हो, ईच रो का 1 आना चाहिए। तो सेम ही तो कंडीशन है, तो सी ट्रू हो गया। अब ये बोल रहा है कि ए डायगोनल ओवर आर कहाँ होगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, ये मैट्रिक्स लेने पे एक हो नहीं होगा ना, तो डी भाग गया अपना। सो इस टाइप से अगर आप अप्रोच करें तो एग्ज़ाम में इजीली क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। अब मेरा लगभग एक पॉइंट और है, उसके बाद अपन इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं लेता हूँ वेक्टर स्पेस लेता हूँ मैं r⁴n, ठीक है, और मैं u स्मॉल v w ले रहा हूँ मैं r⁴n से। सो जो नाम ऑफ au प्लस bv प्लस cw का स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा, a स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ v स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी टू नॉर्म ऑफ यू वी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू नॉर्म ऑफ वी डब्ल्यू प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी इंटू नॉर्म ऑफ यू डब्ल्यू। सिंपल ये सीधा फॉर्मूला आप याद रखें, ठीक है। इसके बेस पे ऊपर ना एक दो बार डायरेक्ट पूछा है, जैसे नाम ऑफ u माइनस वी प्लस डब्ल्यू पूछ लिया कि क्या होगा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। आया कैसे ये फॉर्मूला, अच्छा ये तभी होगा जब ध्यान रखना ये वेक्टर स्पेस अपन r⁴n लेते हैं, फिर अदरवाइज तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाएंगे अगर अपन ने कॉम्प्लेक्स लिया तो, ठीक है। कैसे करते हैं इसको, ईजी है, au प्लस बी वी प्लस सी डब्ल्यू का होल स्क्वायर। नॉर्म ऑफ स्क्वायर अपन कैसे लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू प्लस बी वी प्लस सी डब्ल्यू विद ए यू प्लस बी वी प्लस सी डब्ल्यू। अब इसको खोल दो, एक्सपांड कर दो,
तो आपकी वही यही टर्म बन जाएगी, ट्वाइस ऑफ ए बी यू वी ट्वाइस ऑफ ए सी इंटू यू डब्ल्यू एंड ट्वाइस ऑफ बी सी वी डब्ल्यू। हाँ सही है। तो कभी कभार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ध्यान रख लेना, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर लेना। अपना लगभग मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हो चुका है। अच्छा अगर ये ले अपन ये ले, इफ दिस यू वी डब्ल्यू इज एन ऑर्थोगोनल सेट। अगर यू वी डब्ल्यू ऑर्थोगोनल सेट हो तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर, ये सब फिर सारे जीरो हो जाएंगे ना, ये तीनों, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये सिर्फ इसी के ही इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। अगर ये यू वी डब्ल्यू अगर अपने पास ऑर्थोगोनल हुआ तो ये इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इनर प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू ये सब जीरो हो जाएगा, फिर यही हो जाएगा सीधा नॉर्म ऑफ ए यू प्लस बी सी डब्ल्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, अब अपना ऑलमोस्ट अपना फिनिश है इनर प्रोडक्ट स्पेस। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। CSR के अंदर ये सीन है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे इनर प्रोडक्ट वालों को, तो आपसे लगभग क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ज़्यादा घुमा के देखा तो फिर लेंदी हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन निकल जाएगा आपका आराम से यहाँ से। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक अलग से अप्रोच होती है और आप हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखोगे। सो मैं देखता हूँ अगर इसमें कुछ हमारा बाकी रह गया तो नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं, अदरवाइज हम फिनिश कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।